हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। ये आपका 15 मिनट का वीडियो सीरीज है जिसमें कि हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे आपका आर्थिक और सतत विकास, जो कि आपका जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर 1 GS1 का पार्ट है, उसके अंतर्गत हम लोग सारे टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो कि आपका डेली बेसिस पर आपको 15 मिनट का एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम लोग एक बार सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें हम लोग आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर हम बात करें जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का, तो उसमें आपका दो जीएस होता है, एक आपका GS1 और एक आपका GS2। GS2 जो आपका बिल्कुल आपका झारखंड विशेष है, तो हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं GS1 से संबंधित। GS1 में बहुत सारे सेगमेंट है, जिससे कि कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी में एक सेगमेंट होता है आपका आर्थिक और सतत विकास। आर्थिक और सतत विकास से आपका 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपका पार्ट 1 जो होता है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताएं, जो सेकेंड पार्ट होता है सतत विकास और आर्थिक मुद्दे, और थर्ड जो पार्ट होता है आपका आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण। इसके अलावा भी कुछ विविध टॉपिक्स होते हैं। अगर आप देखिएगा तो इस तरह से डिवीजन किया हुआ है, तो कुछ आपका मिसलेनियस टॉपिक विविध टॉपिक्स में भी शामिल किए जाते हैं, जो कि आपका अर्थव्यवस्था से संबंधित ही टॉपिक्स है, जिसमें कि आपका गरीबी एवं बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी, भारत की जनगणना 2011 और एक आपका संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतरराष्ट्रीय संगठन जितने भी है सारे का हम लोग को विशेष अध्ययन करना होता है। ये सारे आपका अर्थव्यवस्था के ही टॉपिक्स हैं। अगर हम कुल प्रश्नों की बात करें तो जो अर्थव्यवस्था से पूछा जाता है आपका 10 प्रश्न जो डायरेक्टली पूछा जाएगा, और विविध को मिला के अगर 4 से 5 प्रश्न इनसे भी पूछे जाते हैं, तो इस तरह से आपका 14 to 15 जो प्रश्न होते हैं, 14 से 15 जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपका अर्थव्यवस्था से पूछे जाएंगे, जिसमें कि करंट अपडेटेड भी आपका शामिल होता है। उन चीजों को हम लोग को ध्यान में रख के सारे अच्छे से तैयारी करेंगे, और इंग्लिश और हिंदी कोई भी मीडियम है आपका, हम लोग यहाँ पर दोनों तरह से अच्छे से देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपका AS.PCS है, उससे लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं, इसके अलावा और भी वीडियोस हैं, वो सारे अपडेट आपको मिलती रहेंगी। हम लोग यहाँ पर जो भी स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये अर्थशास्त्र होता क्या है, क्योंकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही हम लोग अर्थव्यवस्था को डिस्कस करते हैं। अर्थशास्त्र, अगर आपने एनसीईआरटी का बुक पढ़ा होगा तो उसमें डिफाइन किया गया है, जितनी भी आपका इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग आर्थिक गतिविधियां। जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसको हम लोग डिफाइन करते हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब ये आर्थिक गतिविधियां क्या होती है? इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, जैसे कि वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना, इसमें भी धन का आपका खर्चा होता है, उसके बाद उत्पादन होता है। वितरण करना मींस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। विनिमय मतलब कि एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि सेल करते हैं आप। अब आज के डेट में करेंसीज प्रोवाइड करते हैं और गुड्स आपको वहां पर मिलता है। जैसे कि मिस्टर ए को एक टेबल चाहिए तो मार्केट में जाएगा, टेबल परचेज करेगा, मान लीजिए उस टेबल के बदले उसे ₹1000 पे करना है। पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम का मतलब कि आपका अगर ए को टेबल चाहिए और बी को भी एक मान लीजिए गेहूं चाहिए था, अगर ए गेहूं का उत्पादन करता है तो मान लीजिए टेबल जो परचेज किया उसके बदले 5 kg गेहूं ए को बी को देना पड़ेगा। आज के डेट में उसी के जगह हम लोग ₹1000 पे करते हैं, पैसे का यूज करते हैं विनियमन के लिए। और उसके बाद आ जाता है आपका उपभोग। उपभोग मतलब कि जो हम लोग खपत करते हैं, जो उत्पादन से लेके वितरण से लेके विनिमय और उपभोग सारे गतिविधियों के अंतर्गत शामिल किया, आर्थिक गतिविधियों में शामिल किया जाता है। और इसका हम लोग जब अध्ययन करते हैं, इसी को हम लोग अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान की ही शाखा मतलब ब्रांचेज है। अर्थशास्त्र में का अगर हम इसको डिवीजन करें, संस्कृत शब्दों से ये बना हुआ है। अर्थ, अर्थ का मतलब होता है धन, और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन।
तो हम लोग एक मीनिंग लगा सकते हैं कि धन का जहां पर हम लोग अध्ययन करते हैं उसे हम लोग अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अर्थव्यवस्था। अब ये अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था जो आपका एक जो उत्पादन होता है, जैसे कि कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, अभी जो हम लोग डिस्कस किए थे उसी से संबंधित है। यहाँ कुछ हम नया चीज बातें नहीं बताएंगे, लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था का बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र, किसी देश या फिर किसी विशेष किसी तबके का होता है, उस चीज का बारे में बताया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था, वास्तव में अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है, लेकिन जब इसे किसी क्षेत्र, किसी देश के साथ इसे जोड़ते हैं तब ये पूरा शब्द बनता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था रिप्रेजेंट कर रहा है कि भारत में किस तरह से उत्पादन हो रहा है, वितरण हो रहा है उन वस्तुओं एवं सेवाओं का, और खपत किस तरह से हो रहा है, और उसी को हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। वहां पर जो हम लोग जो सामाजिक व्यवस्था है, किस तरह से उसमें व्यवस्था किया गया है कि उत्पादन करना किसका काम है, वितरण करना किसका काम है, खपत करना किनका काम है, जो एक सामाजिक व्यवस्था बनाया गया है उसी को अर्थव्यवस्था नाम दिया जाता है। और ये कभी किसी देश के साथ जुड़ा होता है, किसी क्षेत्र के साथ, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, चाइना का अर्थव्यवस्था, अमेरिकन अर्थव्यवस्था, तो ये सारे आपका अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? आई होप ये सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे अर्थव्यवस्था का प्रकार। जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि हर क्षेत्र का अपना अपना अर्थव्यवस्था होता है, जो अपने यहाँ जो पॉलिसीज होती हैं, जो उनके यहाँ प्रणाली होती है, उस आधार पर वो तय करते हैं। तो विभिन्न देशों का, विभिन्न क्षेत्रों का अलग अलग अर्थव्यवस्था मीन्स इकोनॉमी हो सकता है। तो इसी के बेसिस पर जो आज के डेट में जो कंट्रीज है उसे 3 तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार में। पहला जो होता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के भी नाम से जानते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसे हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, और तीसरा होता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये तीनों को डिफाइन भी हम लोग करेंगे, समझेंगे कि तीनों में क्या अंतर भी है और वो तीनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझते हैं। अर्थव्यवस्था तो आप समझ गए हैं कि उत्पादन करना, खपत करना, विनिमय करना उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो उत्पादन किया गया है उसे किस कीमत पर बेचना है, विनिमय मतलब कि किस कीमत पर उसे बेचना है, बाजार में ये कैसे तय किया जाएगा। तो इसके लिए सरकार की भी भूमिका कभी कभी आप देखते हैं, लेकिन यहां पर अगर हम पूंजीवादी का बात करते हैं, यहां पर सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। गवर्नमेंट इन सारे चीजों में इन्वॉल्व नहीं होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इसमें जितने भी प्राइवेट, निजी क्षेत्र के जितने भी होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के, वही सारे इन्वॉल्व होते हैं, और उन्हीं का काम होता है उत्पादन भी करना, उस पर किस कीमत पर बेचना है वही तय करेंगे, और वो बाजार में जाके इन्हें सेल करते हैं। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये चीज देखा जाता है। मतलब कि इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, सारा निजी हाथों में, प्राइवेट सेक्टर में ये चीजें शामिल की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश हैं, जैसे यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर अभी हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे पहला उद्गम जो स्रोत माना जाता है, जो एडम स्मिथ की जो बुक पब्लिश हुई थी 1776 ईस्वी में, द वेल्थ ऑफ नेशंस में इसके बारे में जिक्र किया गया था। दूसरा है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसे हम लोग राज्य अर्थव्यवस्था के भी नाम से जानते हैं। राज्य अर्थव्यवस्था मतलब कि आपका स्टेट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमी। अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था को कंपेयर करें तो दोनों एक दूसरे का विपरीत में है। जैसे कि वहां पर हमने बोला कि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सारी चीजें होती है, निजी क्षेत्रों के हाथों में, लेकिन अगर हम बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में तो सारी चीजें सरकार फैसला करती है। गवर्नमेंट यहाँ पर डिसाइड करती है कैसे उत्पादन किया जाना है, कैसे उनका दाम तय करना है, आपूर्ति कैसे करना है,
और कैसे उसका उपभोग करना है, उन सारे के लिए सारे के सारे काम जो होते हैं गवर्नमेंट के नियंत्रण में, कंट्रोल में होता है। उससे हम लोग यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में बोल सकते हैं। जैसे कि अभी क्यूबा, चीन, ये सारे समाजवादी सोशलिस्ट इकोनॉमी वहां पर प्रेजेंट है। थर्ड जो केस होता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब तो यहां तक आप चीज समझ गए होंगे, पूंजीवादी और समाजवादी। अब यहां पर मिक्स्ड में आपका, जैसा कि नाम से भी आपको पता है, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलके जहां पर जो काम करती है उसे हम लोग मिक्स्ड या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, जो कि भारत एक बेस्ट एग्जांपल है। अगर हम बात करते हैं भारत का, तो भारत में हर क्षेत्र में देखिए कुछ कंट्रोल आपका सरकार के भी पास है और कुछ आपका नियंत्रण आपका प्राइवेट संस्था मतलब निजी क्षेत्रों के पास भी है। जैसे आप किसी का एजुकेशन सेक्टर, शिक्षा का क्षेत्र ले लीजिए, हेल्थ सेक्टर ले लीजिए या फिर रियल एस्टेट ले लीजिए, किसी भी सेक्टर में आप वो चीजें भारत में देखने को आपको मिलती है। इसीलिए हमारा भारत भी एक आपका मिश्र अर्थव्यवस्था वाला देश है। और भी बहुत सारे देश हैं जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाए हुए हैं, जैसे कि आप मलेशिया यहाँ पर देख सकते हैं, इंडोनेशिया जैसे बहुत सारे देश हैं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाए हुए हैं। क्लियर है? किस तरह से हम लोग अर्थव्यवस्था का प्रकार को डिवाइड करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर हमसे पूछेंगे। फिर आपको हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक मतलब कि जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है उससे भी हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अब ये चीज क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि किसी चीज का उत्पादन होता है अर्थव्यवस्था में। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो अब उसके बारे में ये भी तय करना होगा कि कितने समय के लिए। मान लीजिए आपका हम बात करते हैं कि 6 महीने के लिए आपके फैमिली का इनकम होता है, तो फैमिली इनकम हम लोग देखते हैं कि एक महीने में कितना इनकम होता है, कितना आय होता है। उसी तरह अगर हम बात करते हैं 6 महीने के लिए क्वार्टरली या फिर एनुअली, वार्षिक आय आपकी कितनी है। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को इसीलिए डिवाइड भी किया गया है कि हर क्षेत्र में, चूंकि आप देखिएगा हर कंट्री का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, विभिन्न क्षेत्रों से होता है, जिसमें कि जो डिवीजन किया गया है 3 तरह के क्षेत्रों बताए गए हैं, जिसमें कि पहला जो होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है, दूसरा आपका द्वितीय क्षेत्र जिसे हम लोग सेकेंडरी सेक्टर के भी नाम से जानते हैं, और तीसरा आपका तृतीयक या फिर सेवा क्षेत्र, थर्ड या फिर सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। और इन्हीं के कंट्रीब्यूशन से पूरे देश का आय के बारे में पता चलता है किसी भी एक वित्तीय वर्ष के लिए। आप यहाँ पर भारत में देख सकते हैं जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर डिवीजन किया गया है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र को बारे में बात करें तो इसमें किन चीजों को शामिल किया जाता है, किस चीज का इसमें उत्पादन होता है। तो अगर हम प्राथमिक क्षेत्रों का बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि और कृषि से संबंधित कार्य, आप यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन कर सकते हैं, कृषि एवं कृषि संबंधित कार्य, कार्य को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आप यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मेंशन कर सकते हैं कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, ये सारे आपके प्राथमिक क्षेत्र, इसे हम लोग कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। दूसरा सेक्टर जो होता है आपका क्षेत्रक, आपका द्वितीय क्षेत्रक या फिर इसको सेकेंडरी सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के भी नाम से जानते हैं, विनिर्माण क्षेत्रक के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्शन होता है फर्दर उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। जैसे कि भवन का निर्माण करना, जो आपका प्राइमरी सेक्टर में हो चुका है खनन करने के बाद, या फिर जो आपके भवन निर्माण में जो भी वस्तुएं लगती हैं उनका हम लोग उपयोग करते हैं और द्वितीय क्षेत्र में उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। वस्तु का उत्पादन जैसे कि कपड़ा, ब्रेड वगैरह आदि तैयार करना, गैस, विद्युत गैस या फिर जल आपूर्ति करना, ये सारे द्वितीय क्षेत्र के काम है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का लेखांकन जो किया जाता है वो आपका द्वितीय क्षेत्र में किया जाता है। तीसरा जो आ जाता है आपका अंतिम तृतीयक या फिर सेवा क्षेत्रक। सेवा क्षेत्रक में आपका जो भी सेवाएं हैं, जैसे कि आपका अगर मान लीजिए लेबर है, लेबर घर बनाने में लेबर का काम होता है,
तो लेबर अपनी सेवा देते हैं। टीचिंग है, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा एक सर्विसेज है, आपको एक सेवा दे रहे हैं, तो ये सारे तृतीय क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवा आदि आपका तृतीय क्षेत्र का पार्ट बनता है। तो यहां तक क्लियर होगा कि आपको क्षेत्र को किस तरह से डिवीजन किया गया है। अब जैसा कि हम इनिशियल में बता रहे थे कि इन क्षेत्रों का कंट्रीब्यूशन कितना है, कैसे पता चलेगा, तो इनका जैसे कि अगर मान लीजिए कृषि में इस साल कितना इनकम होता है, विनिर्माण में कितना भी उत्पादन होता है, इनकम होता है, उसी तरह आपका तृतीय क्षेत्रों में हम लोग उत्पादन और आय को देखते हैं और इनसे कंट्रीब्यूशन करके बनता है हमारा जीडीपी। मतलब जीडीपी आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में, जो स्पेसिफिक आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, वहां पर और भी चीजें आपको क्लियर होगी और इन्हीं को मिला के ही जीडीपी का निर्माण किया जाता है, तीन सेक्टर को मिला के ही। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसा कि हमने बताया कि आपका हर सेक्टर का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में जो लोगों को आय मिलती है, कहां से ज्यादा मिलती है, कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है हमारे राष्ट्रीय आय में, जैसे एक परिवार का आय होता है, पूरे देश का भी आय होता है। अगर हम बात करें तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। अगर हम एक डायग्राम अगर बनाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करें तो कंट्रीब्यूशन इसमें आपका सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र के, उसको सबसे ज्यादा है। अगर लेटेस्ट अपडेट का अगर हम बात करते हैं तो तीसरे जो आपका सेवा क्षेत्र का योगदान जो है हमारा आपका 53.66% है। उसी तरह अगर दूसरे स्थान पर आपका औद्योगिक क्षेत्र है जिसका जीडीपी में योगदान है, जीडीपी में जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप इसको लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद को हम लोग और भी आगे चीजों को डिस्कस करेंगे, सिर्फ आपको इसमें डिफाइन करना है कि आपके ये देश का आय के बारे में उसके जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपका वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है, जीडीपी के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपका द्वितीय क्षेत्र में योगदान जो है आपका 31% है और जो आपका प्रथम क्षेत्र का था उसका आपका 17% का योगदान है। सेवा क्षेत्र का जीडीपी में जो योगदान है एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, 53.66%। और द्वितीय जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका 31% और आपका जो लास्ट आपका है यहाँ पर कृषि और कृषि संबंधित का जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका 17% योगदान है। तो ये चीजें आपका तीन सेक्टर के बेसिस पर जो जीडीपी में योगदान था वो चीज हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसा कि हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी भारत सबसे बड़ा, आप देख सकते हैं एक रोजगारी बहुत बड़ा इशू है, रोजगार नहीं लोगों को मिल रहा है, बेरोजगार वो बैठे हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इनकम या फिर जो आपका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है आपका सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र में है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां से सबसे कम आय हो रहा है वहीं पर लोग सबसे ज्यादा लगे हुए हैं, इसीलिए बेरोजगारी दर है भारत का बहुत ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ पर भारत की कुल जनसंख्या का 53% हिस्सा कृषि कार्यों में लगा हुआ है, जबकि उसका कंट्रीब्यूशन मतलब कि वहां पर आय कम है, उत्पादन कम हो रहा है, फिर भी लोग उसी में लगे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट है जो भारत में, इस चीज को सुधारना चाहिए। अगर जिसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ज्यादा योगदान जिसका आय में है, उत्पादन में है, तो उन चीजों में लगना चाहिए था लोगों को, लेकिन यहाँ पर वैसा चीजें नहीं देखी गई है, जिसका आप एडवर्सली नेगेटिव इफेक्ट देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर। क्लियर है? अब अर्थव्यवस्था को जैसा कि हमने यहाँ पर वर्गीकरण किया था क्षेत्र के बेसिस पर, आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, थर्ड सेक्टर। जो अर्थव्यवस्था में जैसा कि जो गतिविधियां होती है, जो आर्थिक गतिविधि, हम लोग वर्ड वही यूज करेंगे। आर्थिक गतिविधियों में हमने बताया था उत्पादन करना, विनिमय करना, एक्सचेंज करना, जो आपका शामिल किया जाता है। तो उसी आधार पर जो इसी गतिविधियों को दो वर्गीकरण में हम लोग करते हैं। कुछ गतिविधियां आपका संगठित सेक्टर में आते हैं और कुछ आपका असंगठित सेक्टर में आते हैं। वे सारी गतिविधियां जो एक सिस्टम के अनुसार, जहां कानून का पालन करते हुए गतिविधियों को किया जाता है, वो सारे संगठित क्षेत्र में आते हैं। जहां पर सिस्टम कानून का पालन करना है वो सारे संगठित क्षेत्र में है, जैसे कि आपका बीमा हो गया,
टीचिंग हो गया, मेडिकल बेनिफिट हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ये सारे आपके संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां पर श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा होती है, उन्हें देश के उद्योग की प्रचलित परिपाटी के अनुसार मजदूरी मिलती है, जो न्यूनतम तय किया गया है वो सारी चीजें। असंगठित क्षेत्र तब क्या होता है, तो क्या ऐसा भी अभी आज के डेट में सेक्टर है जहां पर ये सारी चीजें लॉ का पालन नहीं होता है, वहां पर सिस्टम से नहीं चलती है? बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे कि छोटे मोटे जो दुकानदार होते हैं, छोटे मोटे जो कारखाने आदि होते हैं, वहां पर ये सारे कानून का नियम का पालन नहीं होता है। अभी भी देखिएगा प्राइवेट सेक्टर में 4 से 5 हजार रुपए महीने पर भी लोग काम करते हैं, जो कि एक असंगठित क्षेत्र है। अगर संगठित क्षेत्र के अनुसार चले तो वहां पर अपना नियम होता है कि उनका एक मिनिमम वेजेस होना चाहिए, लेकिन उस चीज को फॉलो नहीं किया जाता है। छोटे दुकानदार, छोटे जो कारखाने होते हैं वहां पर, तो वो सारे असंगठित क्षेत्र होते हैं, मतलब वहां पर कोई सिस्टम नहीं होता है, उन्होंने जो अपना बना दिया वही सिस्टम लागू होता है। इससे क्या प्रॉब्लम होती है, तो वेतन उन्हें बहुत कम मिलता है, समय पर भी नहीं मिलता है, और चीजें जो मेडिकल बेनिफिट मिलना चाहिए, बीमा, हेल्थ केयर वगैरह, उसके बारे में भी नहीं सोचा जाता है। इसीलिए असंगठित क्षेत्र यहाँ पर भारत में लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है, और उसका कारण भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आप यहाँ पर देखने को वो मिल सकता है। तो ये सारी चीजें थी आज के सेशन में हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब इसके आगे हम लोग जो स्टडी करेंगे, राष्ट्रीय आय से स्टडी करेंगे, जो कि आपका जीडीपी, जो अभी आपका एक वर्ड मिला था वहीं से हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, और प्लीज लाइक करना न भूलें इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो, और साथी से शेयर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हाईएस्ट पॉइंट पीसीएस लिखकर इस नंबर पर मैसेज कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।